मुझे वास्तव में अगर सच्चाई आप पूछें तो मेयर बनने के बाद अगर किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा वहां बैठ के मेरे खिलाफ षड्यंत्रों की योजना बनाई तो वो मात्र प्रदीप। आरोप आपका प्रदीप बत्रा जी पर है, परिवहन मंत्री। मैंने जानकारी दे दी आपको सब कुछ इन्हीं के बारे में है। और किसके रुड़की में एक ही माफिया, एक ही व्यापारी है इस समय। माफिया जो गिद्ध निगाह से जो गिद्ध निगाह से रुड़की पे माफिया की तरह लोगों की संपत्तियों पे निगाह रखते हैं और जितने डिस्प्यूटेड लैंड है पूरे जिले के अंदर उनके अगर सबसे बड़े माफिया के रूप में इस समय कोई स्थापित है तो वो वर्तमान में विधायक है। तुच्छ हरकत ये जनप्रतिनिधि द्वारा की जा रही है, इससे छोटी हरकत व्यक्ति नहीं कर सकता। लोगों के दिलों को प्यार से जीता जा सकता है, इस प्रकार घमंड से और गुंडागर्दी से नहीं जीता जा सकता। रुड़की नगर की जनता इसका जल्दी जवाब बन गए हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि जिस भी शहर की आबादी 15 लाख से कम होती है उस शहर के अंदर 2 बस अड्डे नहीं बनाए जा सकते। परिवहन मंत्री बनने के बाद भी उन्हें शायद ये जानकारी नहीं है। मंत्रालय मुझे लगता है उन्होंने लिया इसलिए है कि पुराने बस स्टैंड को किस तरह कब्जा किया जाए और नए बस स्टैंड के नाम पे शहर की जनता को किस प्रकार परेशान करना, उन सबका ट्रांसफर करा दिया गया है। ये सब लोग जानते हैं और मीडिया पे बेहतर उनकी रील चली थी। नमस्कार दोस्तों, यूके भारत देख रहे हैं आप। आज हम यूके भारत पर बात करने वाले हैं राजनीति को लेकर, क्योंकि आपने देखा है कि पीछे कुछ जो गर्माहट आई है रुड़की की राजनीति में, उसी को लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड के 6 ऐसे कद्दावर भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं, दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, जिन्होंने एक बात करें तो उत्तराखंड में भाजपा को घेरा भी है और भूचाल भी मंगा चाहते हैं। लगता है कि जिस तरह से वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो आने वाला जो समय है वो किसका होगा ये तो देखना होगा, लेकिन भाजपा को बड़ा झटका भी लगा है। हमारे साथ रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल साथ में हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले धन्यवाद। आज माना जाए जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी की बहुत समय से सेवा करते आ रहे थे, हालांकि जब 2019 में आपने चुनाव लड़ा तो बगावत करते हुए आप निर्दलीय चुनाव मैदान में आए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी आपने हराया, कांग्रेस के प्रत्याशी को आपने हराया और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर जनता का आपने इतना प्यार जीता कि 30,000 वोट लेकर के आप मेयर बने थे। लेकिन फिर से आप देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में फिर भी आपने सेवा की, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का कारण क्या रहा? नमस्कार। सबसे पहले तो रुड़की नगर की जनता को मेरा प्रणाम। देखिए, पिछले 30 वर्षों से 3 दशकों से मैं निरंतर समाज की सेवा में, समाज के बीच में लगा हुआ हूँ। बात रही राजनीतिक क्षेत्र की तो 2019 में चुनाव लड़े, रुड़की की जनता का पूरा स्नेह मिला। 30,000 वोटों के रूप में जनता ने रुड़की की मुझे आशीर्वाद दिया और मेरा निरंतर ये प्रयास रहेगा कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं रुड़की की सेवा में, रुड़की नगर की जनता की सेवा में एक समाज सेवी के रूप में लगा रहूं। बात रही राजनीतिक क्षेत्र की तो कांग्रेस पार्टी का दामन अभी थामा है। निश्चित रूप से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ते हुए इस शहर का समग्र विकास हो, इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और क्षेत्र का चौमुखी विकास किस प्रकार हो, इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहा हूँ, प्रयासरत हूँ और हमेशा प्रयासरत रहूंगा। आज गौरव जी, अगर देखा जाए जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तो उस वक्त आप निरंतर भारतीय जनता पार्टी की आप बात करते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है। अब ऐसी कौन सी नीति बदली है कि अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस अच्छी है? देखिए, आज आप देश की और प्रदेश की स्थिति से बेहतर वाकिफ हैं और हम रुड़की नगर की अगर बात करें तो हमारे जो रुड़की से जनप्रतिनिधि हैं प्रदीप बत्रा, वो फिलहाल वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पिछले 20 वर्षों से एक योजना उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन के रूप में रहे और 3 योजना उनकी विधानसभा की होने जा रही हैं पूरी इस वर्ष के अंत तक। इन 19 वर्षों के कार्यकाल में उनके द्वारा क्षेत्र के लिए क्या ऐसी उपलब्धि है कि जिसके लिए रुड़की नगर की जनता उन्हें सम्मान दे? ऐसी कोई उपलब्धि इनके द्वारा, कोई बड़ी योजना, बड़ा काम नहीं किया गया। अभी तो सैकड़ों हजारों लोगों के रोजगार पर लात मारने का काम, अब जैसे एक ताजा प्रकरण रुड़की बस स्टैंड का चल रहा है, वो अपने निजी स्वार्थों के चलते, उनकी भूमि है वहां पर, उसको बस स्टैंड को ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ से पुराना बस स्टैंड हजारों सैकड़ों लोगों का रोजगार चलता है, गरीब लोगों का, मध्यम वर्गीय लोगों के होटल्स हैं, दुकानें हैं, विभिन्न प्रकार से रोजगार के रूप में जुड़े हुए हैं। और इतना बड़ा एरिया है वर्कशॉप का भी, वर्कशॉप हालांकि काफी समय पहले बंद हो चुकी है। अगर चाहें तो इस क्षेत्र के अंदर मैं समझता हूँ लगभग 10 बीघे से अधिक भूमि पुराने बस स्टैंड के अंदर है हमारे,
और वहां पर मल्टी कॉम्प्लेक्स बढ़िया फर्स्ट क्लास बन सकता है, लेकिन नए जगह लेकर के जाने करके बनाने का औचित्य यह है कि जिससे मंगलौर रोड से बस स्टैंड पर जाना होगा उसे लगभग 12 किलोमीटर, जिसे हरिद्वार रोड से जाना होगा उसको 10 किलोमीटर, सिविल लाइन के लोगों को 9 किलोमीटर, और जहां आप बैठे हैं यहां से भी कम से कम 7 किलोमीटर बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा। जिसे मुजफ्फरनगर और देहरादून जाना होगा उसके लिए 200 रुपए किराया यहाँ बस में देना होगा, और 200 रुपए किराया अपने घर तक जाने के लिए टेम्पो में या ई रिक्शा में देना पड़ेगा उसको। तो इतना, और ये समझिए किसी को रात बेरात आना हो तो वहां से लेकर के शहर में आने के लिए आप समझ सकते हैं कितना खतरा और जोखिम रहेगा बीच में। निश्चित रूप से चौतरफा लोगों को, सिर्फ और सिर्फ रुड़की नगर की जनता को इस बस स्टैंड से नुकसान होगा। लोगों के रोजगार पर लात मारने की सोच रहे हैं अपने आप पीपी मोड पे। सभी जानते हैं अभी पिछले वर्ष ही कितना बड़ा संघर्ष वहां के बस स्टैंड के कर्मचारियों ने उनके खिलाफ किया था। किसान यूनियन भी धरने बैठी थी, सब लोग धरने बैठे थे। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, कर्मचारियों ने वहां के धरना दिया था और धरने को आगे लेकर के गए थे। आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा, पिछले 10-15 दिन पहले जिन लोगों ने धरना दिया था उन सबका ट्रांसफर करा दिया गया है। ये सब लोग जानते हैं और मीडिया पे बेहतर उनकी रील चली थी। विधायक की जो मंशा जो साफ साफ जाहिर हो रही कि आप देख रहे हैं जिस समय वे विधायक बने थे और आज की सुबह देख लो कि उन्होंने अपनी जो परिसंपत्ति में कितना मतलब बढ़ोतरी हुई। ये वहां के नगर निगम के सब कर्मचारी थे, इन सबका ट्रांसफर यहाँ से करा दिया गया है ताकि वो लोग यहाँ ग्रुपिंग करके और सामाजिक लोगों को इकट्ठा करके, किसान यूनियन है किसी का सहयोग ना लें, ऐसे सबसे पहले उनका ट्रांसफर कराया गया। उसके बाद इस बस अड्डे को जल्दी पीपी मोड में करके अपने सदुपयोग में 99 साल की रिलीज कराने की उनकी प्लानिंग आज से नहीं काफी वर्षों से है, पिछले 10 वर्षों से इसलिए प्रयासरत है। और परिवहन मंत्रालय जैसा मंत्रालय मुझे लगता है उन्होंने लिया इसलिए है कि पुराने बस स्टैंड को किस तरह कब्जा किया जाए और नए बस स्टैंड के नाम पे शहर की जनता को किस प्रकार परेशान किया जाए। ये आने वाला वर्ष जो है ये भी प्रदीप बत्रा रुड़की नगर की जनता को जितने परेशानी कर सकता है उतना करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस चीज पर तो उन्होंने अपनी बातों में कहा है, इस पर विराम भी लगा दिया कि भाई जो बस अड्डा है वो तो बस अड्डा वहीं रहेगा, लेकिन जिस तरह से ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा होता है इस तरह से बनाना चाहते हैं। देखिए वो परिवहन मंत्री बन गए हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है कि जिस भी शहर की आबादी 15 लाख से कम होती है उस शहर के अंदर 2 बस अड्डे नहीं बनाए जा सकते। परिवहन मंत्री बनने के बाद भी उन्हें शायद ये जानकारी नहीं है। जिन शहरों की आबादी 15 लाख से ऊपर है उन शहरों के अंदर 2 बस अड्डे बन सकते हैं, अन्यथा 2 बस अड्डे नहीं बन सकते। अब देखिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, देहरादून कितने बड़े बड़े शहर हैं, उनके अंदर एक एक बस अड्डा है। हल्द्वानी एक बस अड्डा है। तो जो नॉर्म्स क्राइटेरिया नहीं पूरा कर सकते, आप बना ही नहीं सकते। रुड़की की आबादी अभी 3 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, तो किस तरह पूरी करेंगे उसे? वहां पे 2 बस अड्डे नहीं बन सकते। सिर्फ जनता का कुछ समय के लिए शांत करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे भाषण दे रहे हैं, अन्यथा उनकी पूरी मंशा वहां पर नया बस अड्डा बनाने की है। सरकार से सैकड़ों करोड़ रुपए आएंगे, प्रोजेक्ट बनेंगे आसपास। सवाल क्या है इसमें? सब लोग जानते हैं, व्यापारी है वो, विशुद्ध व्यापारी है, राजनीतिज्ञ नहीं है। समाज सेवा से उन्हें कोई लेने देना नहीं। बेचारे कितने मध्यम वर्गीय परिवार के लोग वहां पर रोजगार जिनका उजाड़ने पे वो लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात की जवाबदेही उन्हीं की होगी और जनता सब कुछ नोट करिए, इलेक्शन में उन्हें निश्चित रूप से जवाब देगी। अच्छा गोयल साहब, कल भी देखा हुआ आपने तो वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे उन्होंने कल भी जो है आरोप प्रत्यारोप करते हुए जो नारेबाजी भी की। कल जो वहां के व्यापारियों ने जो नारेबाजी हुई है उसको देखते हुए क्या लगता है भाई, वो क्या चाहते हैं? वो बेचारे अपना रोजगार बचाना चाहते हैं। उनका काम सिर्फ ये, उनकी सोच यहां तक है कि अपना रोजगार किस तरह बचे। लेकिन आप देखिए कि शाम को, जिस दिन कल ही उन्होंने प्रोटेस्ट किया, 2 मीडिया चैनलों पर चला वो मैंने देखा बड़ा बारीकी से। शाम को 5 बजे मुझे जानकारी मिली वहां के कुछ जो टैक्सी स्टैंड के और टैक्सी से संबंधित टूर एंड ट्रैवल से जुड़े हुए लोग थे उनके यहाँ ARTO को भेज दिया गया। कुछ दुकानें थी खाने पीने की तो उनके यहाँ फूड इंस्पेक्टर को भेज दिया गया। कितनी तुच्छ हरकत ये जनप्रतिनिधि द्वारा की जा रही है। इससे छोटी हरकत व्यक्ति नहीं कर सकता। लोगों के दिलों को प्यार से जीता जा सकता है, इस प्रकार घमंड से और गुंडागर्दी से नहीं जीता जा सकता। रुड़की नगर की जनता इसका जल्दी जवाब देगी। अच्छा, फूड इंस्पेक्टर जो बात कर रहे हैं उस चीज को तो चलो हम भी आपको कहे कि हम भी मौके पर थे इस वक्त। तो फूड इंस्पेक्टर को जो है वो मीडिया के द्वारा सूचना दी गई थी, क्योंकि जो वहां पर जो खाना बनाकर परोसा जा रहा था, पब्लिक को बेचा जा रहा था, वो बड़ी गंदगी में बनाया। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ऐसा ही क्या कारण रहा कि कल ही उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कल ही फूड इंस्पेक्टर को बुलाया गया है? 10 दिन पहले या 10 साल से चल रहा है ये, और आज क्यों नहीं बुलाया गया? मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, खाना साफ सुथरा हो, गंदगी रहित हो, ये तो प्राथमिकता होनी ही चाहिए, मस्ट है, क्योंकि ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। लेकिन ये बदले के रूप में कल ही क्यों किया गया काम, ये सोचनीय विषय है। कल ही ARTO वहां पे क्यों आया दबाव बनाने के लिए, ये सोचनीय विषय है। रुड़की नगर की जनता बहुत सावधान जनता है कि हर चीज को नोट करती है और समय आने पे जवाब देगी। यानी सीधा सीधा आरोप आपका प्रदीप बत्रा जी पर है, परिवहन मंत्री?
मैंने जानकारी दे ही दी आपको सब कुछ इन्हीं के बारे में है। और किसके रुड़की में एक ही माफिया एक ही व्यापारी है इस समय, माफिया जो गिद्ध निगाह से जो गिद्ध निगाह से रुड़की पे माफिया की तरह लोगों की संपत्तियों पे निगाह रखते हैं। और जितने डिस्प्यूटेड लैंड है पूरे जिले के अंदर, उनके अगर सबसे बड़े माफिया के रूप में इस समय कोई स्थापित है तो वो वर्तमान में विधायक है। बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं आप। हमने पेशे भी देखा है, आप जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े थे उस वक्त आपने सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी जो है हमने भाजपा में रहते हुए मेरी बहुत सारी कैसेट्स ऐसी हैं जो चलेंगी, आपको दिखाऊंगा, जो मैंने बीजेपी में रहते हुए गलत को गलत और सही को सही कहने का काम किया। जो जहां जहां बीजेपी में मुझे गलतियां लगी, जिन भी नेताओं या मंत्रियों पे गलतियां लगी, जिन विधायकों पे गलतियां लगी, तो मैंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने बोला। ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। अच्छा, इस तरह की रिकॉर्डिंग्स है। देखा जाए तो गोयल साहब आगे कैसे देखते हैं भविष्य अपना, क्योंकि कांग्रेस में भविष्य कुछ नहीं है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के पहले कार्य किया, हमने लगातार काम किया, विचारधारा से हम बाहर जाकर के निश्चित रूप से कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है जो सबको साथ दे करके चलती है, जो ऊंच नीच जाति वेद पंथ सबसे ऊपर उठ करके काम करती है और विकास एकमात्र लक्ष्य है। उस विकास के लक्ष्य पे चलेंगे। पार्टी ने जिसको भी टिकट दिया 2027 रुड़की से कांग्रेस का विधायक जीते, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा। अच्छा, आप भी तो दौर में है कि भाई आपको भी टिकट मिले, अगर टिकट आपको नहीं मिलता है तो क्या फिर दल बदलने काम करेगा कांग्रेस में? देखिए, कह तो दिया, अभी आपने सुना नहीं शायद। मैं सुनना चाहता हूं कि अगर आपको टिकट नहीं दिया गया तो क्या इसके बाद दल बदलने का काम करेंगे कांग्रेस? एक बात को 4 बार पूछने से कुछ नहीं होगा। और अभी आपको इसी बात का जवाब दिया कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी, इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे दे या किसी और को दे, जिसे भी टिकट देगी 2027 जिताने का काम कांग्रेस को मैं करूंगा। अधिकतर देखा जाता है कि भाई जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो दल बदल लेते हैं बाद में, इसलिए सवाल कर रहा हूं आपसे। तीसरी बार फिर यही जवाब है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे जिताने का काम करेंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल और भी खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी तो फिलहाल पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, तो आप किस तरह देखते हैं कांग्रेस किसको सीएम का चेहरा बनाएगी जो चुनाव लड़ा जाएगा? मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर बात कर सकूं। मैं छोटा नेता हूं। मेरे से रुड़की की बात पूछिए, गली मोहल्ले नाली सड़कें और शहर में जो लूट मचा रखी है उसकी बात पूछिए। और कांग्रेस के पास ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो प्रदेश का नेतृत्व बहुत मजबूती और ईमानदारी के साथ कर सकते हैं। आपके कौन लगता है, कौन ऐसा चेहरा हो सकता है? देखिए, मेरा स्तर ही नहीं है। मेरा जो स्तर है, मैं अपने स्तर की बात करूंगा, केंद्र स्तर तय करेगा। हमारे पास प्रदेश के अंदर बहुत सारे बड़े नेता हैं जो इस प्रदेश को बहुत ईमानदारी से आगे की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, जिस तरह से आप मेयर भी रहे हैं, उस वक्त आपने लगभग 3.5 से पौने 4 साल आपने अपना कार्यकाल भी किया है जी। आपको बीच में ही इस्तीफा देना पड़ गया था। पड़ गया था नहीं, अपनी मर्जी से दिया था। उसके बाद आपने किस तरह से देखी राजनीति को, कितनी गहराई तक गए आप? देखिए, लगभग 15 माह पहले मैंने त्याग पत्र दिया और इस गंदी राजनीति से, इस क्षेत्र के जो विधायक है उनकी गंदी षड्यंत्रकारी राजनीति से त्रस्त होकर के इस्तीफा दिया। मेरे पे कोई दबाव नहीं था और मुझे जो मेरे ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे उसमें 100% क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन उसके बाद में मैंने इस्तीफा दिया। वो इसलिए दिया कि मैं मानसिक रूप से मुझे परेशान करने की कोशिश की गई थी। और बात रही राजनीति की, तो राजनीति एक समाज सेवा का कार्य रहेगा। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक समाज सेवा के रूप में कार्य करता रहूंगा। बात टिकट की रही तो भाग्य और ईश्वर तय करता है। ईश्वर की अगर योजना होगी रुड़की नगर के क्षेत्र के विधायक के रूप में रुड़की की सेवा करने की, तो निश्चित रूप से किया जाएगा। अन्यथा कल को कांग्रेस सरकार बनेगी तब मजबूती से रुड़की की सेवा होगी। ईश्वर के आशीर्वाद से अगर आपको कांग्रेस टिकट दे भी देती है तो सामने यशपाल राणा जो बोलते हैं कि चुनाव तो लड़ा जाएगा, चाहे निर्दलीय लड़ा जाएगा, किसी के ऊपर हालांकि उन्हें कांग्रेस ने अभी तक लिया नहीं है जब से निष्कासित किया है। अगर आप कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में आते हैं तो किस तरह देखते हैं? देखिए, रुड़की के अंदर जितने भी राजनीतिक लोग हैं सबसे मेरे बेहतर संबंध हैं। और मुझे वास्तव में अगर सच्चाई आप पूछें तो मेयर बनने के बाद अगर किसी एक व्यक्ति ने सबसे ज्यादा वहां बैठ के मेरे खिलाफ षड्यंत्रों की योजना बनाई तो वो मात्र प्रदीप बत्रा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, मेयर रहा, निर्दलीय, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आया, तो मैं नहीं समझता कांग्रेस के एक भी कार्यकर्ता ने कभी मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा, किसी ने मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी की। ऐसा कोई नेता मेरी दृष्टि में नहीं है, कोई कार्यकर्ता। मुझे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने तब भी सहयोग किया, आज भी सहयोग कर रहे हैं। तो रुड़की की राजनीति को देखते हुए और रुड़की शहर की सफाई व्यवस्था को देखते हुए, रुड़की के निर्माण कार्य को देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को आप? देखिए, रुड़की नगर की जनता मैं समझता हूँ बहुत समझदार है, हर चीज को बारीकी से आकलन करती है, अच्छे बुरे की पहचान बहुत बारीकी से करती है। समय आने पर वोट के रूप में अपना निर्णय जरूर देगी। धन्यवाद। तो आज हमने केवल सूक्ष्म सवालों के साथ में पूर्व में गौरव गोयल का यह इंटरव्यू किया है क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अगली बार राजनीति से जुड़े बड़े सवालों के साथ दोबारा से एक इंटरव्यू बाद में आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस इंटरव्यू आप किस तरह देखते हैं वो प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है उसी को लेकर के पूर्व में गौरव गोयल ने प्रदीप बत्रा जो परिवहन मंत्री है उन पर सीधे सीधे आरोप भी लगाए हैं। उन आरोपों को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि जनता भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है
प्रोटेस्ट कर रही है, तो किस तरह आप देख रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस इंटरव्यू को अधिक से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।